ऑलराइट, तो हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ लिया। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिक प्रेमिस हम लोगों का क्या था कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइंस में चलती है, राइट। मतलब ठीक है, बेंडिंग जो देखी थी वो वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखी थी, लेकिन जहां तक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का सवाल है, तो हमने ऐसा माना था कि एकदम ज्योमेट्रिकल जैसे पाथ्स होते हैं, एकदम सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन जैसे पाथ्स होते हैं, राइट। तो कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं है, इसके कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिले। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इज द डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि क्या ऑब्जर्व किया गया और किस तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा फेल हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, तो क्या एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, हम लोग एक यहाँ पे एक लेजर हमने शाइन किया, लेजर बीम एकदम सीधी सीधी आ रही लेजर बीम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक सर्कुलर अपर्चर है। अपर्चर मतलब समझते हैं, यानी स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर छोटा सा मैंने छेद किया हुआ। उस छेद से एक्सपेक्ट क्या करते हो, अगर उस छेद से, यानी अगर तुम मान के चलो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज ट्रू, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये लेजर बीम जो है सीधी सीधी छेद से निकलेगी और यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट करना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में देखा गया कि ये जो है ये लाइट स्प्रेड आउट हो गई, देयर इज अ फैनिंग आउट ऑफ लाइट। एंड नॉट जस्ट सिंपल फैनिंग आउट, एक्चुअली क्या देखा जाता है, एक्चुअल में यू सी ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क। तुमको तुमको ब्राइट ब्राइट पैटर्न दिखता है, यानी ये ब्राइट पैटर्न फिर डार्क पैटर्न फिर ब्राइट पैटर्न फिर डार्क पैटर्न, ऐसा नजर आता है तुमको, ठीक है। एक्चुअली इन्वर्टेड कलर्स में बनाया इसलिए ब्राइट और डार्क जो है वो एक्सचेंज हो गए। बट ब्लैक इज सपोज टू बी ब्राइट एंड देन व्हाइट इज, आई मीन ग्रे इज सपोज टू बी डार्क एक्चुअली, ठीक है। सो जस्ट आई डिडंट टेक केयर ऑफ दैट व्हाइल इन्वर्टिंग द कलर्स, बट समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यू सी एक्चुअल जो पैटर्न देखनी है, तो ये एक्चुअल पैटर्न इस तरह का तुम्हें दिखता है। क्या दिख रहा है, देखो बीच में ब्राइट पैटर्न दिख रहा है, उसके बाद हल्का सा डार्क दिखा, फिर ब्राइट दिखा, फिर डार्क दिखा, फिर ब्राइट, तो ये ऐसे दिख रहा है। तो अभी ये तो दूर दूर तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो सकता है भाई। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, लाइट इस तरह से अजीब सा पैटर्न क्यों बनाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स की थ्योरी फेल हो जाती है। और ये कब फेल होती है, जब अपर्चर का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, यानी वेवलेंथ जो वेवलेंथ है उसके ऑर्डर का या उससे छोटा, या मतलब काफी छोटा अगर होता है अपर्चर, तो हमारा इनफैक्ट मतलब वेवलेंथ से छोटा होना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट यंग डबल स्लिट में 1 mm टाइप का भी देखते हैं, जबकि 1 नैनोमीटर में होता है। लेकिन काफी छोटे जो स्लिट्स होते हैं उससे हम लोगों को इस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसको डिफ्रैक्शन इफेक्ट कहते हैं। इसका एपरेटस कैसे होता है लैब में, इस तरह से एपरेटस, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे लेजर का सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे माउंट किया हुआ, जैसे कुछ कुछ ऑप्टिकल पेन जैसे है कुछ देखो तो, ठीक है। बट थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे लेजर सोर्स माउंट किया हुआ है, यहाँ पे हमने अपर्चर माउंट किया हुआ है, और यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगा रखा है देखने के लिए कि कैसे कैसे इंटेंसिटी हमारी वेरी कर रही है, ठीक है। इसको दूर पास ले जाके देख सकते हैं क्या इंटेंसिटी वेरिएशन, तो समझ में आया कैसा एपरेटस है। क्या लिखा मैंने, if we pass a parallel beam of light through a circular hole and make it fall on screen according to ray optics intuition, we expect to obtain a circular illumination with aperture equal to that of the hole. जो होल का साइज है उसी साइज का मेरे को स्पॉट मिलना चाहिए, सिंगल। Okay. However, in practice with sufficiently small holes, we obtain a pattern as the one shown in the adjacent figure. ऐसी पैटर्न दिखती है। Okay. Such an observation would appear weird according to the logic of geometrical optics. Thus, an alternative theory of light was required. Besides diffraction, there is also a phenomenon of interference which would be unsettling for a firm believer of geometrical optics. ठीक है, इंटरफेरेंस भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। और इंटरफेरेंस हम लोगों ने साउंड के में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, राइट। दो जगह से लाउड साउंड आ रही होती है, और फिर उसके बाद ऐसे रीजन मिलते हैं जहाँ पे साइलेंस और साउंड ऑल्टरनेट पैटर्न मिलती है, तो उसको हम वेव से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कहाँ पे फेल हो जाएगी हमारी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स थ्योरी, जैसे एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसकी भी बाद में बात करूंगा। उसमें भी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। तो समझ में आया क्या जरूरत पड़ी वेव ऑप्टिक्स की, क्योंकि फेल हो गई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखती है या डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई फिजिसिस्ट ने कोशिश की। वन ऑफ देम इज हाइजिन। तो हाइजिन ने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और हाइजीन के हिसाब से जो वेव फ्रंट होती है, बाय द वे वेव फ्रंट तुम लोगों के लिए नया वर्ड नहीं है। वेव फ्रंट मैंने साउंड वेव में इंट्रोड्यूस कर दिया था, राइट। वेव फ्रंट क्या होता है वैसे, जस्ट फॉर अ रिकैप, एक सरफेस जो सेम फेज के पार्टिकल्स को जोड़ देता है। मतलब सारे पार्टिकल्स अगर ऑसिलेट कर रहे हैं मीडियम के, तो जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल्स, उन सबको आपस में अगर हम जोड़ दें तो एक सरफेस बनता है, उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, राइट।
तो अभी मैकेनिकल वेव्स में तो पार्टिकल वाकई में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन सेम फेज में होनी चाहिए। स्पेस के पॉइंट्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन सेम फेज में, उन पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो सरफेस है उसको हम वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है। तो हाइजेन ने क्या बोला कि अगर मान लो कोई वेव फ्रंट है, मेरे पास वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है। ये बस एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाइजेन प्रिंसिपल मतलब एक तरह से हाइजेन की जुगाड़ कहना ज्यादा अच्छा होगा, जिससे लेकिन चीजें एक्सप्लेन होने लगती हैं। तो क्या है, इसका जो सरफेस है वेव फ्रंट का, इसके हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती है। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, बेसिकली समझो एक एक्सपैंडिंग स्फीयर है, वेव टाइप का ही है लेकिन स्फीयर है, उससे ऐसे करके छोटा छोटा स्फीयर एक्सपैंड हो रहा है। तो dt टाइम में अगर मान लो वेव की वेलोसिटी v है, तो v dt रेडियस के जो स्फीयर्स हैं ये हमारे बनने लग जाएंगे, ठीक है, dt टाइम के बाद। और इन सारे स्फीयर्स को इन सारे स्फीयर्स की जो कॉमन टैंजेंट होगी वो मेरा नया वेव फ्रंट होगा। ये हाइजेन का प्रपोजिशन है, ठीक है, कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट जो है सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स है, सेकेंडरी वेवलेट्स का जो टैंजेंट सरफेस है या फॉरवर्ड एनवेलप है, इनफैक्ट दो दो टैंजेंट्स होंगे ना, एक बैकवर्ड एनवेलप भी हो सकता है, फॉरवर्ड एनवेलप भी हो सकता है, राइट। तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड एनवेलप है वो नई वेव फ्रंट को बता रहा है कि dt टाइम के बाद कैसी वेव फ्रंट होगी, ठीक है। फिर ये dt टाइम के बाद वेव फ्रंट आएगी, फिर ये फिर से सोर्स बन जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स का, फिर dt टाइम के बाद। तो दिस इज हाइजेंस कंस्ट्रक्शन यू कैन से, राइट। तो हाइजेन थियरी से इंटरफेरेंस की लोकेशन जो है, कहाँ कहाँ पे बनेंगे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, इट टर्न्स आउट वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन लेकिन हाइजेन थियरी से इंटेंसिटी उनकी एक्सप्लेन नहीं होती है। तो हाइजेन ने अपना मेथड लगाया, ठीक है, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एट दैट टाइम, जस्ट इवन कमिंग अप विद द थियरी ऑफ आई मीन व्हिच कुड एक्सप्लेन द लोकेशन इज एन अचीवमेंट। लेकिन उससे इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, और उससे फिर ये भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा था कि बस खाली फॉरवर्ड एनवेलप क्यों लेना है, पीछे वाला एनवेलप क्यों नहीं लेना है। तो इसीलिए कहीं कहीं पे इसको मतलब ऐसे जनरली प्रिंसिपल बोल देते हैं, इसका मतलब क्या, वो थ्योरम नहीं है एक्चुअली, वो जुगाड़ है एक तरह से, जब प्रिंसिपल बोलते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल जो है इससे क्या कहते हैं एक्सप्लेन हो रही थी चीजें, ठीक है, नहीं समझ में बात की नहीं। तो लेकिन रियर एनवेलप क्यों नहीं लेना है, फिर उसके अलावा इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सब नहीं पता चल रहा था। बाद में हाइजेन की थ्योरी को मॉडिफाई किया था फ्रेस्नेल ने, या एक्चुअली फ्रेनेल होता है, ठीक है, फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इट इज फ्रेनेल, ओके। तो समझ गए, तो फ्रेनेल ने मॉडिफाई किया इसको, और फिर उससे इंटेंसिटीज वगैरह भी एक्सप्लेन होती थी। तो जल्दी से पढ़ देता हूँ क्या लिखा। तो एक्सप्लेन द न्यूली ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, a new theory was required which was also capable of explaining previously known optical phenomena such as refraction and reflection। तो ये भी है कि नई थियरी से ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराने फेनोमेना एक्सप्लेन होना बंद हो जाए, पुराने वाले फेनोमेनन को भी एक्सप्लेन करना और नए फेनोमेनन को भी एक्सप्लेन करना, ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी एक्सप्लेन होना चाहिए। तो a Dutch physicist by the name Christian Huygens proposed a wave theory of light which could explain many of the phenomena satisfactorily at that time। उसकी अंदर वेव थियरी में क्या की आइडियाज हैं। तो सबसे पहला आइडिया क्या है, as light propagates through the medium particles of the medium oscillate। एक्चुअली उस टाइम पे ये नहीं पता था कि स्पेस जो है इट इज नॉट, उस टाइम पे मानते थे स्पेस भी मटेरियल मीडियम टाइप का है, ईथर माना जाता था कि देयर इज सम ईथर व्हिच इज ऑसिलेट्स, ठीक है नहीं। तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट, यानी स्पेस को भी एक मीडियम मानते थे और स्पेस के पार्टिकल्स को ऑसिलेशन मानते थे। स्पेस को ईथर समझा जाता था। बाकी ईथर की थ्योरी डीबंक हो चुकी है, और मतलब हार्डली पिछले 100 सवा 100 साल में डीबंक हुई है। उसके पहले माना जाता था कि स्पेस इज समथिंग, ईथर को समझते थे स्पेस, नॉट वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं, बट ठीक है सम मतलब बस ऐसे, ठीक है। इसीलिए वर्ड इंग्लिश में चले आ रहा है एथेरियल करके, इस तरह के एथेरियल टाइप के वर्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि मानते थे स्पेस इज फिल्ड अप विद समथिंग, राइट। तो ऐसा मानते थे, ठीक है, कि पार्टिकल्स जो मीडियम के ऑसिलेट करते हैं। मटेरियल मीडियम के लिए ट्रू है, मैकेनिकल वेव्स के लिए, ईएम वेव्स के लिए वो भी ट्रू नहीं है, यानी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है एक्चुअली। तो ठीक है, wave front क्या, surface joining all particles oscillating in same phase is called a wave front, okay। For instance, for ripples spreading on surface of water the wave fronts are circular। तो जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कोई पत्थर फेंकते पानी में तो ऐसे ऐसे करके देखे ना रिपल्स बन जाते हैं, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ वेव फ्रंट, ठीक है। तो कांस्टेंट हाइट के पॉइंट्स को जोड़ दो तो एक ये बनेगा, यहाँ पे ऐसे सर्कुलर टाइप के दिख रहे ना, या कांस्टेंट डेप्थ के पार्टिकल्स को जोड़ दो, सेम डेप्थ के पार्टिकल्स को जोड़ दो, तो वो दैट्स वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ती है, ठीक है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं, और वेव फ्रंट हमारी ऑसिलेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलती है इस केस में, ठीक है, जब ट्रांसवर्स वेव होती है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर क्या बोला,
every point on the wavefront becomes a source of secondary wavelets which travel in all directions with speed of light. तो जैसे ये मेरी वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट पे सेंटर्ड एक स्फीयर बनाना शुरू कर दो, ठीक है, रादर कह लो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्फीयर बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे तुमको अगर ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर मैंने कुछ कुछ डॉट्स बना रखे, तो इन डॉट्स के ऊपर सेंटर्ड स्फेरिकल आर्क्स बनाएंगे, समझ गए, ये स्फेरिकल आर्क्स बनाएंगे। तो ये स्फेरिकल आर्क्स बनाओगे dt टाइम के बाद या डेल्टा टी टाइम के बाद स्फेरिकल आर्क्स बनाओगे, और इन आर्क्स को छूने वाला जो नया टैंजेंट सरफेस है वो नया वेव फ्रंट है मेरा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ओके। Tangent surface to the secondary wavelets gives us the new position of the wavefront. फिर क्या लिखा? Huygens theory can be used to satisfactorily explain refraction, reflection, diffraction and interference. इससे बाकी के भी चीजें सारी एक्सप्लेन हो जाती हैं, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये भी एक्सप्लेन होता है हाइजेंस थ्योरी के। कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल हाइजेंस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव इंटेंसिटी in the diffraction and interference pattern. However, it was modified by other phases. Actually, other phases में mainly वही है, Fresnel है, ठीक है। Fresnel modified to justify the quantitative results. Huygens theory fails to explain the photoelectric effect and polarization. अभी भी Huygens theory से हम लोग photoelectric effect और polarization नहीं explain कर पाते, उसके लिए ठीक है कुछ और चीजें चाहिए रहती हैं, ठीक है, यानी देखेंगे, ओके, ऑलराइट। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो वेव थियरी है उससे हमारा डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन होता है। बाय द वे हाइजेंस से पहले न्यूटन ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। न्यूटन ने रिफ्रैक्शन को कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी? न्यूटन को क्या लगता था कि जैसे लाइट जो पार्टिकल्स की बनी है, फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स की बनी हुई है, और कोई सरफेस है, सरफेस के ऊपर आके फोटॉन्स आके टकरा रहे हैं, ठीक है। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, नोट्स के अंदर नहीं है जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्या पता आगे कहीं हो, सब लोग मेरी तरफ देखना, मैं इसके ऊपर बाद में आ रहा हूँ नोट्स में। तो न्यूटन को क्या लगता था, जैसे मान लो कोई ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के ऊपर ऐसे आके फोटॉन्स टकरा रहे हैं, तो न्यूटन को क्या लगता था कि ग्लास स्लैब में कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर मान लो पी मोमेंटम से कोई फोटोन इधर आया और ग्लास स्लैब ने उसको अट्रैक्ट किया, तो उसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट तो बढ़ जाएगा ना मोमेंटम का, अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो नॉर्मल कॉम्पोनेंट बढ़ जाएगा और टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट वही रहेगा। तो फिर क्या होगा, अगर ऐसे पार्टिकल्स की बीम है, उसका नॉर्मल कंपोनेंट मोमेंटम का बढ़ गया और टेंजेंशियल कंपोनेंट वही है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी रे। लेकिन ये क्या है, ये रिजल्ट तो एक्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड है उसका उल्टा ही है। इसका मतलब क्या है, ग्लास स्लैब में स्पीड ज्यादा होनी चाहिए लाइट की, इज इट नॉट? तो न्यूटन ट्राइड टू एक्सप्लेन यूजिंग कॉर्पस्कुलर थ्योरी, बट व्हिच इज रॉन्ग, राइट? लाइट की स्पीड इस हिसाब से तो ज्यादा होनी चाहिए, तो दिस मॉडल फेल्स, राइट। अब डिफ्रैक्शन, ये क्या नाम है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन कैसे हाइजेंस थ्योरी से एक्सप्लेन होगा उसको बहुत डिटेल में बाद में हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे जैसे जस्ट सैंपल के लिए दिखाया, इसको क्वांटिटेटिवली भी मैं प्रूव करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, लाइट की रेज अगर ऐसे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो रेज को जो परपेंडिकुलरली मैंने सरफेसेस ड्रॉ कर दी, ये मेरे क्या है, ये वेव फ्रंट्स है, क्योंकि इन्फिनिटी से जैसे रे आ रही है तो ये सब तो सेम फेज में होंगे ना, इन्फिनिटी से जैसे पैरेलल अगर आ रही है तो, ठीक है। तभी क्या होगा, एक रे यहाँ पे कहीं पे आके टकरा गई और ये रे यहाँ पे आके कहीं पे टकरा गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लो मैंने एक वेव फ्रंट ऐसे ड्रॉ किया, तो इधर जो वेव फ्रंट होगी वो तो मेरी क्या होगी, जो कांच है, कांच के अंदर वेलोसिटी के हिसाब से एक्सपैंड होगी, राइट। और यहाँ पे जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट तो हमारी अभी भी क्या कहते हैं, उसके हिसाब से जो एयर है, एयर की वेलोसिटी के हिसाब से एक्सपैंड होगी, ठीक है। तो अभी क्या होगा, जब तक ये रे यहाँ पे पहुंच जा रही है, तब तक यहाँ पे ये इस पॉइंट से जो वेव फ्रंट है ऑलरेडी एक स्फेरिकल सरफेस बना चुकी होगी, राइट। समझ में आ रही बात की नहीं? क्यों? क्योंकि ये जल्दी हिट कर चुकी है ना ग्लास स्लैब को, ये वाली रे, और ये वाली रे जो बाद में जाके हिट कर रही है ग्लास स्लैब को। तो किसी टाइम पे जब ये रे जस्ट यहाँ पे पहुंची है, तो यहाँ पे तो 0 रेडियस का स्फेयर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वीटी रेडियस का स्फेयर होगा ना, यहाँ पे जैसे बनाओगे तो वीटी रेडियस का कुछ स्फेयर बनेगा, राइट। अब क्या करोगे, ऐसे करके, और यहाँ पे जैसे जो रे पहुंच रही है, तो ये कुछ टाइम हवा में चली और उसके बाद छोटे रेडियस का स्फेयर बनेगा। यहाँ पे जो रे होगी ये और ज्यादा दूर हवा में चल चुकी होगी। समझ में आ रही बात की नहीं? क्योंकि डिस्टेंसेस हवा के जो है प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे इधर पास में आते जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे हवा के डिस्टेंसेस छोटे होते जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो क्या होगा, अब ये खूब सारे हेमिस्फीयर्स ऐसे ऐसे करके बनेंगे, इन सारे हेमिस्फीयर्स का टैंजेंट सरफेस अगर ड्रॉ कर दोगे तो मेरा नया वेव फ्रंट आ जाएगा, राइट। तो ये अभी मैं क्वांटिटेटिवली दिखाने वाला हूँ कि अगर डेंसर मीडियम होगा तो ये बेंड इस तरह से कर जाएगी। खाली वेव फ्रंट्स के लॉजिक से मैं दिखाने वाला हूँ, तो कुछ कुछ शायद आइडिया लगा होगा कि किस तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। मतलब जब तक ये रे यहाँ पे पहुंची है, 0 रेडियस का हेमिस्फीयर है और यहाँ पे कुछ फाइनाइट रेडियस का हेमिस्फीयर है, और उनको जोड़ने वाला जो टैंजेंट सरफेस है दैट इज द न्यू वेव फ्रंट, और उसके परपेंडिकुलर जो मेरी रेज है। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, ओके। अब
डिफ्रैक्शन कैसे एक्सप्लेन होता है, तो देखो अगर तो ये यहाँ पे देखो, इमेजिन करो, यहाँ पे अच्छे से दिखेगा, तो यहाँ पे ये जो है ये मेरा क्या कहते हैं वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचे, सोचो पीछे से मेरे पैरेलल आ रहा है, ये यहाँ पे वाटर वेव्स का बाय द वे समझ पा रहे हो, वाटर वेव जैसा दिखा रखा है, ऐसे ही लाइट के साथ भी हो रहा है। वाटर वेव्स के साथ तो एक्सपेक्ट करते हो ना इस तरह का कुछ होगा, ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट करते वाटर वेव्स में तो ऐसे रे आ रही है तो फिर ये खट 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 खाली खाली करके स्ट्रेट में जाए, ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट करते ना। वाटर वेव्स में तो देखा ही है तुम लोगों का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही होगा कि इस तरह से रिपल्स स्प्रेड होते हैं। तो ये कैसे एक्सप्लेन होगा, तो यहाँ पे ये दिखा रखा है डिफ्रैक्शन का, तो इसका हर पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स है ना, तब ये जो पॉइंट अगर सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स है तो तुम्हें पता है इससे जो हेमिस्फीयर बनेगा वो साइड में भी जाएगा, इज इट, खाली सामने सामने नहीं जाएगा, साइड में भी जाएगा ना, ऐसे यहाँ पे भी साइड में भी जाएगा, फिर नई वेव फ्रंट बनाओगे, फिर उसकी फिर फॉरवर्ड एनवेलप लोगे, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देयर कैन बी स्प्रेडिंग इफ यू कंसीडर द वेव मॉडल, सेकेंडरी वेवलेट्स मॉडल, देयर कैन बी स्प्रेडिंग, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, वो स्प्रेडिंग आउट हो रही है और होल के सामने के अलावा होल के साइड में भी हमको दिख रहा है, राइट। और उसके बाद हर एक सोर्स से हमारी वेवलेट्स जा रही हैं और किसी भी जगह पे उनका कुछ तो फेज डिफरेंस वगैरह होगा, वो सब क्वांटिटेटिव बातें थोड़ी सी बाद में करेंगे, बट आई होप थोड़ा सा यू आर एबल टू अप्रिशिएट हाउ वी कैन एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन यूजिंग द वेव फील्ड। क्वांटिटेटिवली करेंगे तो और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ओके, तो क्या लिखा, द अबव एंड adjacent graphics give us a visual idea about how Huygens principle explains the phenomenon of refraction and diffraction, ठीक है। ओके, अभी तुम लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आने वाला है क्वांटिटेटिवली कि वेव थ्योरी से कैसे रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन हो रहा है। तो देखो क्या लिखा, कंसिडर द एडजेसेंट फिगर हियर, पीपी डैश इज द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया। तो ये देखो ये पीपी डैश जो है ये मेरा समझो यहाँ पे पानी और यहाँ पे हवा है, उसकी ये बाउंड्री है, ठीक है, पीपी डैश इज द बाउंड्री, ओके। और क्या हमारे पास मीडियम 1 और मीडियम 2, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ओके। V1 एंड V2 आर स्पीड्स ऑफ लाइट इन द रिस्पेक्टिव मीडिया, तो इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट V1 है और इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट मेरी V2 है, ओके। वी अज्यूम अ प्लेन वेव फ्रंट प्रोपोगेटिंग अलोंग A डैश A, तो ये मेरी डायरेक्शन है A डैश A, इस तरफ मेरी प्लेन वेव फ्रंट ऐसे चल रही है, वेव फ्रंट्स मतलब ऐसे ऐसे हैं, इस तरफ वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो होती है वो रे की डायरेक्शन होती है, ठीक है, रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट आगे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरफ मेरी लाइट आ रही है A डैश A के अलोंग एंड दीज आर द काइंड ऑफ वेव फ्रंट्स, ठीक है, ये वेव फ्रंट्स हैं, ओके, ठीक है। और V1 यहाँ पे स्पीड और यहाँ पे V2 स्पीड है, ओके, ठीक है। फिर क्या लिखा, propagating along A dash A incident on the interface at an angle I as shown, तो यहाँ पे देखो एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना, रे का जो नॉर्मल से एंगल होता है वही एंगल वेव फ्रंट का सरफेस से होता है, ऑब्वियस है ना ये चीज, क्योंकि रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, राइट, और नॉर्मल के परपेंडिकुलर सरफेस है, तो जो भी एंगल मेरा रे का नॉर्मल से होगा वही एंगल मेरा वेव फ्रंट का जो है सरफेस से होगा। तो समझ में आया, यहाँ पे वेव फ्रंट क्या है, AB इज द वेव फ्रंट, ओके, और इसका सरफेस से एंगल वही इंसिडेंस एंगल है जो रे का नॉर्मल से एंगल है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, ओके। लेट टाउ बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू ट्रैवल द डिस्टेंस BC, अब मान लो यहाँ पे ये डिस्टेंस जो BC ये V1 स्पीड से चला है, ठीक है, तो और V1 स्पीड से चला और टाउ टाइम के अंदर इसने इसको यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया टाउ टाइम तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस V1 टाउ है, अब यहाँ पे ए से अगर देखोगे तो ये कितने रेडियस का हेमिस्फीयर बना चुका होगा, ये जो हेमिस्फीयर बना होगा ये कितने रेडियस का होगा, V2 टाउ, बात समझ आ रही है ना, बिकॉज यहाँ पे तो V2 स्पीड से चल रही है ना, तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट है ये V2 टाउ का होगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेट है अभी 0 रेडियस का, राइट, तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, टैंजेंट सरफेस होगा ना इन सबका, ठीक है, ओके। तो यहाँ से इस हेमिस्फीयर पे अगर तुम टैंजेंट डालोगे तो ऐसी नई वेव फ्रंट आएगी हमारी, समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑल्दो और रिग्रेसली प्रूव करना है तो तुम्हें ये भी दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हेमिस्फीयर एक्सपैंड हुआ, इट विल टेक सम t1 टाइम ओवर हियर एंड देन टाउ माइनस t1 टाइम टू एक्सपैंड लाइक दिस, राइट। तो ये तुम चाहो तो और रिग्रेसली प्रूव कर सकते हो, बट समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या लिखा, let tau be the time taken by the wavefront to travel the distance BC, thus BC is V1 tau, this distance is V1 tau. To determine the shape of refractive wavefront, we draw a sphere of radius V2 tau from point A. यहाँ पे point A से मैंने V2 tau radius का sphere draw किया, actually I have not drawn the entire sphere, बस यहाँ पे arc दिखा रखा है, ये NCERT से डायरेक्ट फिगर ये, एक्चुअली ये पूरा ऐसे इमेजिन करो स्फीयर बनाना था लेकिन फॉरवर्ड एंड लंबी चाहिए हमें, तो ये हेमिस्फीयर समझ लो ऐसे बना रखा है, ओके, ठीक है, ओके। In the second medium because the speed is V2 इसलिए V2 टाउ का, ठीक है, and draw tangent plane CE, ये tangent plane draw कर दिया CE
ठीक है, फ्रॉम पॉइंट सी ऑन द स्फीयर टू ऑब्टेन द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो ये मेरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ गई। अब देखो साइन आई क्या है, अभी ध्यान से देखो साइन आई क्या है मेरा। सो साइन आई इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बीसी अपॉन एसी, ये साइन आई है मेरा, राइट। बीसी अपॉन एसी इज द साइन आई, राइट। और इसी तरह से यहां पे देखो सरफेस से ये एंगल इस नई वेव फ्रंट का आर बन रहा है, तो साइन आर क्या होगा मेरा, साइन आर विल बी एई अपॉन एसी। ये एई है और ये एसी है, ठीक है। तो क्या हो गया, एई तो मेरा V2 टाउ है और बीसी क्या है मेरा V1 टाउ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए क्या हो गया, तो V1 टाउ अपॉन एसी डिवाइड बाय, तो साइन आर क्या है V2 टाउ बाय एसी, ठीक है। आप साइन आई बाय साइन आर डिवाइड कर दो, तो दिख रहा है साइन आई बाय साइन आर V1 बाय V2 आ गया, दिख रहा है। फिर आई एंड आर एंगल्स ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली। Thus if R is less than I, the ray will bend towards the normal and speed of light is smaller in the second medium। समझ में आया, समझ में आया ना। इस तरह से हाइजेन थियरी से हमारा रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। ओके, दिस इज एन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंट्स एंड द कंक्लूजन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी में क्या था, वो तो कांच के अंदर स्पीड ज्यादा कर देता था न्यूटन, राइट। यानी स्पेस में सी है तो कांच के अंदर सी से भी ज्यादा स्पीड कर देता था टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब ये इनफैक्ट अभी हम लोगों को पता है गलत है, लेकिन अगर हम लोग मैकेनिक्स बैकग्राउंड में अगर जिंदगी बिताई होगी तो हम लोग भी ऐसा कुछ सोचने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो रहा होगा कि जैसे पार्टिकल्स की तरह से सोचा होगा कि भाई पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको अट्रैक्ट कर लिया कांच ने, तो उसकी वजह से ऐसे बेंड हो गया, तो ठीक है। बट वी नो दैट टुडे वी नो दैट दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट। तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 क्या है c by v1 और n2 क्या है c by v2 है। तो इसलिए sin i by sin r को हम n2 by n1 भी बोल सकते हैं। दिस इज द वेल नोन स्नेल्स लॉ। तो समझ में आया स्नेल्स लॉ कैसे प्रूव हुआ हमारा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है, समझ में आया ना, स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया हम लोगों का, ओके। इनफैक्ट और वेव फ्रंट के साथ में ये डायग्राम देखना, तो इनफैक्ट जो पहले डायग्राम दिखाया था वो ये दिस इज द व्हाट आई वांटेड टू से, कि यहाँ पे इतना बड़ा हेमिस्फीयर बना, फिर यहाँ पे और छोटा, यहाँ पे और छोटा और छोटा, और यहाँ पे 0 रेडियस का हेमिस्फीयर बना। तो इन सबका जो टैंजेंट है वो सेम ही है, ठीक है। और चाहो तो मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, यहाँ से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले सकते हो, तो लाइट को हवा में चलने के लिए x डिस्टेंस तक कितना टाइम लगा और उसके बाद फिर बचा हुआ टाइम कितना है, उसके हिसाब से हेमिस्फीयर बनाओगे, तुम देखोगे कि सारे के सारे हेमिस्फीयर उसी प्लेन को टच कर रहे होंगे, ठीक है। सेम टाइम पे ऐसे इस प्लेन को टच कर रहे होंगे, और ये एंगल मेरा आ रहा है, ठीक है। तो आई होप इट इज मेकिंग सेंस, ठीक है। समझ में आया ना कैसे प्रूव हो गया हम लोगों का स्नेल्स लॉ, ठीक है। बाय द वे प्रूफ जो है हम लोगों को जेई के अंदर नहीं पूछे जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हाइजेंस प्रिंसिपल एज सच इज रिक्वायर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड फॉर जेई। हाँ, बोर्ड में बिल्कुल प्रूफ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसी तरह से अगर मान लो मैं रेयर मीडियम से रिफ्रैक्शन कर रहा होता, रेयर मीडियम से रिफ्रैक्शन करता तो क्या होता, वापस ये V1 टाउ, मान लो ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये V1 टाउ छोटा होगा और V2 टाउ बड़ा होगा, फिर वापस यहाँ पे जो बनेगा स्फीयर बड़ा सा बनेगा, और ये टैंजेंट जो होगी R जो है हाई से बड़ा आ जाएगा। क्या लिखा, जस्ट एज वी मेड द वेव फ्रंट डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम, वी कैन आल्सो ड्रॉ सिमिलर डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में समझ में आ रहा है ना, ये ज्यादा बड़ा रेडियस हो जाएगा, ये V1 टाउ छोटा होगा और V2 टाउ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसी तरह से सारा जो ट्राइंगल्स वाला लॉजिक है, राइट ट्राइंगल्स वाला, वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, V2 इज ग्रेटर देन V1, इट कैन बी रेडली इन्फर दैट R इज ग्रेटर देन I। यहाँ पे R जो है I से बड़ा आ जाएगा, दिख रहा है ना, क्योंकि V2 टाउ जो V1 टाउ से बड़ा आएगा, और ये साइड तो कॉमन ही है दोनों राइट ट्राइंगल्स में, तो दिख रहा है ना, R विल बी ग्रेटर देन I, ठीक है, ओके। क्योंकि साइन R क्या है मेरा, साइन R है V2 टाउ बाय AC, ठीक है। साइन R इज V2 टाउ डिवाइडेड बाय AC, और साइन I क्या है V1 टाउ बाय AC, और V1 टाउ थीटा। तो इसका मतलब क्या है, रेयर मीडियम में भी एक्सप्लेन हो रहा है ना, क्लियर है। तो स्नेल्स लॉ या फिर रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पूरी तरह से एक्सप्लेन हो गया हम लोग, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल से हम लोग रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये मेरा एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर के ऊपर एक इंसिडेंट वेव फ्रंट डालूंगा और फिर देखेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगी, ठीक है। क्या लिखा, लेट ए बी द इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। तो ये मान लो ये मेरी इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब रेज ऐसे ऐसे करके आ रही होंगी, रेज के परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये मेरी वेव फ्रंट होगी। तो ये ए बी मेरी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ओके, ऑन द मिरर, एंड लेट वी बी द स्पीड ऑफ वेव। तो मान लो v स्पीड से ये आ रही है, ठीक है, ओके। लेट टाउ बी द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू एडवांस फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इस वेव फ्रंट को, ये वाले पॉइंट को यहां तक पहुंचने में टाउ टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ पे टाउ टाइम में पहुंचेगा तब तक यहाँ से एक वी टाउ का शेयर एक्सपैंड हो चुका होगा, राइट, ठीक है।
तो वहां पे ये BC डिस्टेंस तो v टाउ है। तो फाइंड द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वी ड्रॉ स्फीयर ऑफ रेडियस v टाउ फ्रॉम पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे तो पहुंच ही चुका था ये, यहाँ जब ये B पे था तब ये A पे था, ठीक है। अब यहाँ से v टाउ का एक हेमिस्फीयर बना लो, हेमिस्फीयर या स्फीयर जो भी, ठीक है। ओके, और फिर उसके बाद उसका टैंजेंट प्लेन ड्रॉ कर दो। यहाँ पे हम हेमिस्फीयर बना के इसका टैंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अभी क्या दिख रहा है, ये भी मेरा v1, ये भी v टाउ है और ये डिस्टेंस भी v टाउ है। तो ये राइट ट्राइंगल और ये राइट ट्राइंगल तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट आने वाले हैं, देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। तो CE टैंजेंट प्लेन बना लिया फ्रॉम पॉइंट C टू दिस स्फीयर। नाउ ऑब्वियसली AE इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू v टाउ। तो AE भी मेरा v टाउ है, ठीक है, और BC भी मेरा v टाउ है। ओके, तो ट्राइंगल EAC और BCA मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। EAC और BCA ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री टैंजेंट ड्रॉ किया तो 90 डिग्री, एक साइड कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये साइड बराबर है, तो पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वेव फ्रंट का, इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का एंगल है, ये दोनों वेव फ्रंट्स के एंगल्स जो है बराबर आ रहे हैं, राइट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के। और यही मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इंसिडेंस एंगल जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा। तो सरफेस से वेव फ्रंट का एंगल है सेम एज नॉर्मल से रे का एंगल, ठीक है। तो समझ में आ गया रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन हुआ हाइजेंस थ्योरी या फिर वेव थ्योरी से, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड टाइप के वेव फ्रंट्स। इसकी थोड़ी सी बात मैंने वहां पर भी की थी, जब साउंड वेव्स पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि स्फेरिकल सोर्स, सिलिंड्रिकल सोर्स, पॉइंट आइसोट्रोपिक सोर्स, प्लेनर सोर्स, इस सब की बात की। तो वही चीज यहाँ पे रिकैप है काइंड ऑफ। तो क्या है, देखो सबसे पहले स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कैसे जनरेट होती हैं, अगर मेरे पास पॉइंट आइसोट्रोपिक सोर्स है। आइसोट्रोपिक सोर्स का मतलब होता है हर दिशा में एक जैसे फेंक रहे, ठीक है। पॉइंट आइसोट्रोपिक सोर्स से हमारी वेव फ्रंट्स होंगी, ये परफेक्ट स्फीयर्स होंगी, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है ना, ऑब्वियस सी बात है, स्फेरिकल सिमेट्री तो ऐसा होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी हमारी लाइट की आर डिस्टेंस पे, वो 1/r² से डिक्लाइन करेगी। वो भी ऑब्वियस होना चाहिए, क्योंकि P पावर का अगर सोर्स है तो ये जितना भी एनर्जी पर यूनिट टाइम छोड़ रहा है, ये आर डिस्टेंस के स्फीयर तक पहुंचते पहुंचते 4/r² एरिया में स्प्रेड आउट हो गई, राइट। तो इसलिए क्या है, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होती है ना, पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। तो वो 4/r² से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या, इंटेंसिटी जो है 1/r² से डिक्लाइन होगी, ठीक है। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड डिक्लाइंस विद 1/r। अब याद करो, हमारा जो इंटेंसिटी है वो हमारा या एनर्जी डेंसिटी है वो ½E² होता है, राइट। और एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड ही था ना हम लोग का इंटेंसिटी। इनफैक्ट याद करो तो EM वेव्स में मैंने पढ़ाया था कि इंटेंसिटी यानी पॉइंटिंग वेक्टर जो था मेरे, दैट वाज एनर्जी डेंसिटी वेक्टर इनटू C। याद आ रहा है कि नहीं। और ये मेरा E² के पोर्शन था, यानी इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के पोर्शनल है। अब इंटेंसिटी 1/r² से डिक्लाइन कर रही है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 1/r से डिक्लाइन कर रहा होगा, राइट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इंटेंसिटी 1/r² से इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड डिक्लाइंस विद 1/r, सो आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड भी 1/r से डिक्लाइन कर रहा होगा, क्योंकि वो भी B²/2V0 होता है, राइट। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर ऑन EM वेव दैट पॉइंटिंग वेक्टर इज एनर्जी डेंसिटी वेक्टर टाइम्स C, ठीक है। एंड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, बराबर होते हैं हमेशा हर इंस्टेंट पे, ½ और B²/2V0 बराबर होते हैं, ठीक है। The 1/r² variation of intensity simply follows from the fact that distance r power is spread out in a sphere of radius r. I hope it is clear. सिंपल बात है ना, ठीक है। इसके बाद सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स की बात करते हैं। तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स कैसे जनरेट होगी, अगर मेरे पास लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स से समझो साउंड वेव में होता था लाइन वूफर है, तो एक्सपैंड करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर उससे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स जनरेट होगी, ठीक है। लाइन सोर्सेस से क्या लिखा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीनियर और सिलिंड्रिकल सोर्सेस। Here, since by time wavefront attains a radius r, it spreads over an area 2πr_l. मान लो सिलेंडर की लेंथ L है, L वेरी लार्ज है, तो सिलेंडर में स्प्रेड होती जा रही है ऐसे ही, तो 2πr_l एरिया पे स्प्रेड हो जाएगी अगर सिलेंड्रिकली स्प्रेड होगी तो, राइट। तो इसलिए क्या होगा, इंटेंसिटी 1/r से डिक्लाइन करेगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, दस इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और एम्पलीट्यूड फिर क्या हो जाएगा, 1/√r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट। इसीलिए इसकी जब वेव लिखी जाती है तो क्या लिखते हैं, A0 इंटू A0/√r ऐसा लिखते हैं, A0√r0/r इस तरह से लिख सकते हो। जो जैसे लिखना है तो A इंटू √r0/r sin ωt+5 ऐसा लिख सकते हो, sin kx - ωt टाइप का वेव लिख सकते हो अगर स्फेरिकल वेव के लिए लिखना है तो, ठीक है। kx नहीं यानी kr - ωt हो जाएगा अगर रेडियल फ्लो हो, समझ में आई बात। तो इस तरह का, ये साउंड वेव में शायद इस तरह की बात की थी मैंने, ठीक है। इसके बाद प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट होता है जब एनर्जी एकदम पैरेलल चल रही है ऐसे,
कोई उसका ना तो फ्लेयरिंग, ना तो डाइवर्ज कर रही है ना कन्वर्ज कर रही है, ऐसे पैरेलल चल रही है हमारी रेज इस तरह से। तो इस तरह से जब वेव फ्रंट बनती है तो ऑब्वियसली पैरेलल रेज के परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करोगे तो दिल भी प्लेन्स होंगे, राइट, पैरेलल प्लेन्स होंगे। तो इस तरह की वेव फ्रंट को क्या कहते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। अब प्लेन वेव फ्रंट में क्योंकि एनर्जी फैल नहीं रही है तो इसलिए क्या इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, अनलेस देयर इज एटेन्युएशन वगैरह, वो सबको इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअल में तो इन प्रैक्टिस क्या आती है, लाइट हवा में भी चलती है तो इंफिनिटी तक सेम इंटेंसिटी नहीं रहती क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, एटेन्युएशन नहीं हो रहा है तो फिर हमारा कांस्टेंट इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है। तो प्लेन वेव फ्रंट्स अकर व्हेन दे आर पॉइंट सोर्सेज एट इंफिनिटी, ठीक है। For plane waves, rays must be parallel to each other at sufficiently large distance from the source. Cylindrical and spherical wavefronts may be modeled as planar wavefront for certain purposes. ये अभी क्या मतलब है, स्फेरिकल वेवफ्रंट भी है मान लो, ठीक है, मान लो अर्थ का सेंटर ही समझ लो, तो अभी अर्थ फ्लैट है या ग्राउंड है वो डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस से देख रहे हो, इज इट नॉट। अगर मान लो अभी अर्थ के सरफेस पे ही खड़े हैं और अर्थ के सरफेस से यानी मान लो ग्राउंड फ्लोर से हम फोर्थ फ्लोर पे आ गए तो हमको कोई खास कर्वेचर का इफेक्ट नहीं दिखेगा, इज इट नॉट। वेराज अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, अभी अर्थ के सरफेस से अगर तुम मान लो फर्दर 6400 किलोमीटर चले जाते हो तो तुमको राउंडनेस दिखाई देने लग जाएगी अर्थ की, समझ में आई बात नहीं। तो इसी तरह की बात है, सपोज यू हैव अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो पॉइंट सोर्स है तुम्हारा 10 किलोमीटर दूर, तो 10 किलोमीटर दूर पे तुम 1 सेंटीमीटर के अंदर अंदर स्टडी करना चाह रहे हो इस वेव को, तो इंटेंसिटी का जो 1/r² से डिक्लिनेशन है वो मैटर नहीं करेगा, यू कैन अज्यूम दैट इट्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और रेज जो होंगी छोटे से जोन में देखोगे तो तुम्हें नियरली पैरेलल दिखेंगे, समझ गए कि नहीं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट है हालांकि, लेकिन छोटा सा पैच उसका फ्लैट वेव फ्रंट जैसा ही दिख रहा है, तो ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितने डिस्टेंस पे वेव फ्रंट को स्टडी कर रहे हैं। अगर सफिशिएंटली फार अवे हैं और छोटे से डिस्टेंस तक स्टडी कर रहे हैं तो वी कैन इग्नोर द कर्वेचर एंड वी कैन ट्रीट इट लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट, समझ गए। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये काम आ जाए ये बात, ठीक है। नहीं तो अर्थ फ्लैट है या राउंड है तो ये डिपेंड करता है पर्सपेक्टिव क्या है तुम्हारा, ठीक है। तो बहुत पास से अर्थ के देख रहे हो तो कुछ पर्पस के लिए नियरली फ्लैट है ही है, इज इट नॉट। जब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो नॉर्मली काइनेमेटिक्स में तब कहाँ राउंडनेस को लेते हो, तो फ्लैट फ्लैट अर्थ की तरह से ट्रीट करते हैं लोग, ठीक है, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव की बात है, ठीक है, कि कहाँ से देख रहे हो, ओके, ठीक है। तो इन प्लेन वेव फ्रंट्स मैंने क्या कहा, at sufficiently large distances from sources, cylindrical source and spherical wavefronts, cylindrical and spherical wavefronts may be modeled as plane wavefronts for certain purposes. In plane wavefronts, intensity remains constant since there is no spreading out of energy. Plane में, ठीक है, स्पेस के अंदर तो बिल्कुल ही कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ओके। क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, thus amplitude also remains constant. तो प्लेन वेवफ्रंट में एम्पलीट्यूड भी हमारा कांस्टेंट रहेगा और क्या कहते हैं इंटेंसिटी भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो तीनों वेव फ्रंट्स के लिए समराइज करते हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लेन वेव, वही जो बातें हमने सीखी हैं वो अभी दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, बस एक ही जगह पे सारे फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शेप ऑफ द वेव फ्रंट इनटू स्टैंडर्ड रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो देखो तुम लोगों को रेज की तो अंडरस्टैंडिंग है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कि रेज कैसे जाती है। वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है तो जैसे भी रेज बनाते हो वैसे ही रेज बना लो और रेज के परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ कर दो, वो तुम्हारा वेव फ्रंट हो जाएगा। ये इसी तरह की बात है जैसे फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में क्या रिलेशन होता है, फील्ड लाइंस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसी तरह से जो वेव फ्रंट्स होती हैं वो डायरेक्शन प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। तो जैसे अभी ये तुम्हारा मिरर है, मिरर से ऐसे रेज आ रही हैं और उसके बाद इंटरसेक्ट करके ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे सेंटर्ड ऐसे स्फेरिकल सरफेस बना लो, ये हमारे वेव फ्रंट्स आ गए, ठीक है। तो कन्वर्जेंस से पहले ऐसे हैं हमारे वेव फ्रंट्स जिनका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ है, और कन्वर्जेंस के बाद ऐसे वेव फ्रंट्स हैं जिनका सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा राइट की तरफ है, समझ में है। इसी तरह से लेंस से भी समझ में आ रहा होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कन्वर्जेंस पॉइंट से पहले इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट की तरफ है और कन्वर्जेंस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट की तरफ है। इसी तरह से डाइवर्जिंग मिरर के वेव फ्रंट्स देख लो, ठीक है, बस रेज ड्रॉ करके उसके परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ की, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। ऐसी डाइवर्जिंग लेंस के लिए कैसे होगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे करके ड्रॉ कर दी, समझ गए। इसके पहले ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स है प्लेन और बाद में ऐसे करके मेरे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होगा, राइट। प्रिज्म के लिए अगर देखना है तो प्रिज्म अगर इस तरह से डेविएट हो रही है हमारी रे, तो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स होगा, ठीक है, क्रॉस होने के बाद, ठीक है। तो क्या लिखा, वेव फ्रंट्स कैन इजीली बी ड्रॉन यूजिंग द रे डायग्राम्स, ऑल वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेज जस्ट एज इक्विपोटेंशियल्स आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्लिट डिफ्रैक्शन की। अभी क्वांटिटेटिवली कोई रिजल्ट प्रूव नहीं करने वाला, बस क्वालिटेटिवली मैं बताने वाला हूँ होता क्या है।
जैसे ये मेरी क्या है इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ लैम्डा है और ये मान लो मेरा 6 लैम्डा है, तो फिर हल्की सी स्प्रेडिंग आउट हो रही है, ठीक है। और यानी स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, अगर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखो तो उसके अंदर सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट बना था, फिर डार्क बना था, फिर डार्क ऐसे करके होते जा रहा था, राइट। तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमें होता है सेंटर में जो हमारा ब्राइट स्पॉट बनता है। तो सेंटर का जो ब्राइट स्पॉट है, जैसे जैसे इसका अपर्चर कम करते जाते हो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का रेडियस और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कह सकते हो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट इतने से एंगल में स्प्रेड से बन रहा है, यहाँ पे क्या है अब 3 लैम्डा कर दिया तो इसका स्प्रेड जो है करीब करीब डबल हो जाएगा, ठीक है। और छोटा कर दोगे तो और 4 टाइम्स स्प्रेड हो जाएगा। तो स्पॉट का रेडियस जो सेंट्रल स्पॉट का रेडियस और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। प्रैक्टिकली करीब करीब 80% लाइट जो होती है वो सेंट्रल स्पॉट में ही फोकस होती है, बाकी बाहर जाते जाओ तो वो और कम होती चली जाती है, ठीक है। क्या लिखा, whenever light is made to pass through an aperture comparable to its wavelength, the diffraction effects become more and more significant. तो यहाँ पे देखो इतना ज्यादा स्प्रेडिंग आउट नहीं हो रही है, तो क्या सकते हैं काइंड ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही है, क्योंकि होल का रेडियस जब लार्ज है तो स्प्रेडिंग आउट इज नॉट दैट लार्ज। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी खूब बड़ा सा अगर छेद कर दिया तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जैसे ही बिहेव करेगा, लेकिन छेद को छोटा छोटा करते जाओगे तो फैनिंग आउट बढ़ती चली जाएगी, राइट। क्योंकि डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स बिकम मोर एंड मोर सिग्निफिकेंट as can be seen in the figure above. As the aperture is decreased from 6 lambda to 1.5 lambda, the fanning out of light increases significantly. तो यहाँ पे इतना फैनिंग आउट हो रही है, यहाँ पे और फैनिंग आउट हो रही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैनिंग आउट हो रही है, ठीक है। ओके, if we place a screen in front of the diffraction aperture, we get alternate bands of maximum and minima with practically all the light concentrated in the central maximum. All the light मतलब करीब 80% लाइट जो होती है सेंट्रल मैक्सिमम में कंसंट्रेटेड होती है, ठीक है। ओके, so for a quantitative idea, see the adjacent figure and see how the central band is very bright and the other bands are progressively dimmer. अच्छा, बाय द वे सर्कुलर अपर्चर करते हो तो सर्कुलर पैटर्न बनती है, लेकिन अगर स्लिट काट दो, स्लिट मतलब स्लिट और सर्कुलर अपर्चर में डिफरेंस समझते हो। स्लिट होता है चाकू से एक लंबा सा कट लगा दिया हमने, ठीक है, रेक्टेंगुलर होती है। स्लिट जो होती है काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर होती है, पतली सी होती है, पतला सा रेक्टेंगल, दैट्स कॉल्ड अ स्लिट, ठीक है। और सर्कुलर अपर्चर तो ऑब्वियसली सर्कुलर होल होता है, तो दो अलग अलग चीजें। तो अब जैसे अगर स्लिट काट दिया हमने तो स्लिट के साथ जो पैटर्न आता है वो इस तरह से आता है। हमारे स्लिट के साथ बैंड्स भी मेरे रेक्टेंगुलर बनते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइप के बैंड्स बनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेंट्रल बैंड है, सेंट्रल बैंड में दिख रहा है कितनी ज्यादा इंटेंसिटी है, दिख रहा है। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न का अगर देखो तो यहाँ से लाइट आ रही है और ब्राइट फिर डार्क बैंड फिर ब्राइट बैंड फिर डार्क बैंड ऐसे ऑल्टरनेट बनते जा रहे हैं। तो सेंट्रल बैंड कितना ब्राइट है, दिख रहा है कि नहीं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेजॉरिटी लाइट जो सेंट्रल में ही है, और बाद में देखो तो तीसरे चौथे बैंड गया तो इतना फेंट हो गया, दिखाई देना ही बंद हो गया, राइट। समझ में आई बात की नहीं। तो ये क्वांटिटेटिव आइडिया के लिए सोच सकते हो सेंट्रल बैंड बहुत ब्राइट है और बाकी बैंड जो प्रोग्रेसिवली डिमर और डिमर होते जा रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस इंटेंसिटी वेरिएशन विल बी डिराइव्ड इन लेटर सेक्शन। बाद में हम लोग डिराइव करेंगे कि ये इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, ठीक है। क्वांटिटेटिवली हम इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि बाद में हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ने वाले हैं, तो इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेस में कोहेरेंस होनी चाहिए। तो कोहेरेंट सोर्सेस की डेफिनेशन अच्छे से समझ लो क्या है। कोहेरेंट सोर्सेस वो होते हैं, पहली बात, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक तो सेम होनी चाहिए और दूसरा क्या है, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम और फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो क्या लिखा, two or more sources are said to be coherent if they have same frequency and maintain constant phase difference. Coherent sources are obtained by splitting the light from the same source in various ways, ठीक है। In general, light waves from different sources are incoherent. तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एनालॉजी से समझाने की कोशिश करता हूँ, सब लोग समझना। मान लो मेरे पास दो वूफर्स हैं, स्फेरिकल वूफर्स हैं, ठीक है। तो कोहेरेंस क्या होगा, दोनों एक साथ एक्सपैंड करें एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, दे आर कोहेरेंट, ठीक है, समझ गए। या फिर अगर मान लो जब ये एक्सपैंड कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, these are also coherent, इनका फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है, ठीक है। दिस पैटर्न इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड, सो दिस इज आल्सो कोहेरेंट। लेकिन क्या हो, थोड़ी दूर तक तो ये ऐसे करें और उसके बाद अचानक फेज डिफरेंस चेंज हो जाए इनका, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन अचानक इसकी पैटर्न ब्रेक हो जाती है। समझ में आ रही बात की नहीं। या समझो एक धागा ऐसे चले जा रहा, धागा अचानक टूट गया, फिर नया दोबारा से धागा उसी वेवलेंथ का चालू हो गया, फिर अचानक टूट गया धागा, तो उस केस में क्या होगा, इधर से एक सोर्स जो अपने अलग अलग धागे चला रहा है, रैंडम टाइम पे तोड़ दे रहा है उस धागे को, दूसरा सोर्स अपने अलग से धागे चला रहा है और रैंडम टाइम पे तोड़ दे रहा है। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे देखोगे तो उन भागों के बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं नजर आएगा, इवन तो फ्रीक्वेंसी सेम है। समझ में आई बात नहीं। तो ये भी 5 हर्ट्ज पे मान लो ऑसिलेट कर रहा है, ये भी 5 हर्ट्ज पे ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन अचानक किसी और टाइम पे इसने अपना जो है पैटर्न तोड़ दिया, समझ गए। यानी
चल रहा था 5 सेकंड तक 5 हर्ट्ज से ऐसे ऐसे चले जा रहा था, 5वें सेकंड पे थोड़ी देर के लिए इसको कुछ हो गया, उसके बाद फिर क्या, फिर उसने 5 हर्ट्ज चालू किया, तो फिर ओवरऑल वी डोंट से दैट दे आर कोहेरेंट इवन दो दिस इज 5 हर्ट्ज, दिस इज 5 हर्ट्ज, बट दे वर इन फेज फॉर सम टाइम एंड देन इट बिकेम आउट ऑफ फेज, समथिंग लाइक दैट हैपेंड, ठीक है, समझ गए कि नहीं, फिर समझ गए कि नहीं। तो डिस्पाइट हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसीज इफ द फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, तो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए जनरली अगर एक लाइट से ही दो लाइट स्प्लिट करके बनाई जाती है, तो वो एक लाइट से दो लाइट कैसे स्प्लिट करके बनाते हैं, तो दो तरीके होते हैं, वो आगे आने वाला है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कोहेरेंट लाइट का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, तो मान लो ये मेरा एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से मैंने डिफ्रैक्शन कराया, पहली स्लिट से मैंने डिफ्रैक्शन करा दिया, ठीक है, डिफ्रैक्शन करा दिया, तो ये लाइट फैन आउट हुई, और ये जो फैन आउट हुई लाइट, इसको फिर से दो स्लिट्स के ऊपर डाल दिया, तो अब मुझे पता है S1 पे जो लाइट आ रही है वो भी यहीं से आ रही है, और S2 पे जो लाइट आ रही है वो भी यहीं से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो धागा जैसे जैसे चल रहा है वैसे यहाँ पर भी धागा चल रहा है, जब ये धागा टूटेगा तब ये धागा भी टूटेगा, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है, समझ में आई बात की नहीं। तो ये जो सोर्सेज बने ये दोनों मेरे कोहेरेंट है सोर्सेज, ठीक है, बिकॉज वी आर जनरेटिंग टू सोर्सेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो अभी सामने वाले को तो दिखेगा इधर से भी लाइट आ रही है इधर से भी लाइट आ रही है, बट दीज टू लाइट्स विल बी कोहेरेंट, क्यों, एक ही सोर्स को स्प्लिट करके हमने जनरेट किया, राइट, समझ में आई बात नहीं। तो टू और मोर सोर्सेज, हाँ कि मैंने पढ़ दिया, समझ गए, तो एक ही सोर्स को अलग अलग तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन। इन जनरल इंटरफेरेंस पैटर्न तुमको तभी दिखेगी जब कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही सोचो, किसी कमरे के अंदर एक लाइट बल्ब है और दूसरा लाइट बल्ब है, तो एक लाइट बल्ब जलाते हो तो इल्यूमिनेशन कुछ हो जाता है, ठीक है, दूसरा लाइट बल्ब जला देते हो तो जनरली सभी जगह इल्यूमिनेशन बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता कि कहीं पे घट गया कहीं पे बढ़ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, वाई, बिकॉज एक बल्ब और दूसरा बल्ब आपस में कोहेरेंट थोड़ी ना। हाँ, एक ही बल्ब से अगर दो जनरेट करते हो तो फिर डार्क एंड ब्राइट पैटर्न तुमको दिखने लगता है, बट अगर दो अलग अलग सोर्सेज है तो दे विल नॉट बी कोहेरेंट इन जनरल अनलेस दे आर मेड बाय स्प्लिटिंग द सेम सोर्स, ठीक है। वो कैसे स्प्लिट करते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं, ओके। तो अभी देखो क्या लिखा, ऑब्टेनिंग कोहेरेंट के मेथड्स, क्या लिखा, टिपिकली टू डिस्टिंक्ट मेथड्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कोहेरेंट सोर्सेज। सबसे पहला क्या है मेथड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पे एक ही वेव फ्रंट पे हमने दो जगह टैप लगा दिए, एक तरह समझ गए, S1 और S2 दो टैप्स लग गए उसी वेव फ्रंट के ऊपर, तो फिर देन S1 एंड S2 themselves देन दे बिकम सोर्सेज इन एंड ऑफ themselves, राइट। यहाँ से पहले स्लिट से डिफ्रैक्शन कराया और ये डिफ्रैक्शन वाले को दूसरे बोर्ड के ऊपर दो स्लिट्स बना के इंसिडेंट्स करा दिए, तो अब ये दो सोर्सेज जो बन गए S1 और S2 दे आर कोहेरेंट बिकॉज दे आर जनरेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स। तो क्या लिखा, इन दिस मेथड अ वेव फ्रंट इज आइदर रिफ्रैक्टेड or reflected or passed through different slits to form distinct coherent sources. For instance, placing a double slit in path of a slit diffraction wavefront, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है, leads to formation of two coherent sources S1 and S2, which in turn send out secondary wavelets in all directions, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट हो गया, राइट। अच्छा, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या होता है, दूसरा मेथड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे क्या लिखा, here the amplitude of incoming beam is divided into two parts either by partial reflection or refraction। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट आई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, अब कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, समझ गए, इसका एम्पलीट्यूड अलग है और इसका एम्पलीट्यूड अलग है, राइट, क्योंकि अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी स्प्लिट हुई है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब पहुंचेगा तो फिर यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो अभी क्या है, ये एक लाइट की बीम है और ये एक लाइट की बीम है, तो ये दोनों आपस में कोहेरेंट है, समझ में आई बात की नहीं, क्योंकि एक ही बीम को स्प्लिट करके बने, तो द टू बीम्स आर कोहेरेंट, क्लियर है। तो क्या लिखा, here the amplitude of incoming beam is divided into two parts either by partial reflection or refraction. These refracted or reflected beams are then made to interfere with each other by using a suitable setup to produce bright and dark fringes, समझ गए। तो ये क्या है, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस भी अब बाद में क्वांटिटेटिवली पढ़ेंगे, तो बात समझ में आएगी कि नहीं। यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन से जो जनरेट हो रहे हैं वहां जनरेट कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड है, और जब एक ही सोर्स को ऐसे वेव फ्रंट के ऊपर दो जगह से टैप कर लिया हमने तो ये हमारा डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है, ओके, क्लियर है सभी को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जैसे हमने देखा था स्ट्रिंग वेव्स को भी सुपरपोज करते हैं ना, मैकेनिकल वेव्स को सुपरपोज करते हैं, साउंड वेव्स को सुपरपोज करते हैं, तो इसी तरह से ईएम वेव्स को भी हम सुपरपोज कर सकते हैं। तो जैसे ये एक ईएम वेव है मेरी, ये दूसरी ईएम वेव है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं जैसे नॉर्मली साउंड वेव वगैरह को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट वेव दिखाई हुई है, क्या लिखा, जस्ट लाइक मैकेनिकल वेव्स whenever two EM waves superpose with each other the redistribution of energy takes place, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है,
Okay, recall that superposition of two simple harmonic motions of same frequency leads to a simple harmonic motion whose amplitude depends on the phase difference and the amplitudes of the superposing disturbances. याद करो, दो SHM को जब सुपरपोज करते हो सेम फ्रीक्वेंसी होती है तो रिजल्ट भी हमारा SHM ही होता है, राइट। और वो जो SHM का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो A1 A2 और उनके आपस के फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, राइट। क्या आता है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, राइट। तो डेल्टा फाई और A1 और A2 के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, यही लिखा हुआ है। In a similar manner, amplitude of electric field oscillations due to superposition of two waves depends on the amplitudes and phase difference of individual electric field disturbances. ऐसे EM waves को सुपरपोज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कुछ तो फेज डिफरेंस होंगे और कुछ एम्पलीट्यूड्स होंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इनटू cos डेल्टा फाई, इसका अंडर रूट, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो कुछ तो वेव बन जाएगी जे हर जगह पे, पहली वेव की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट। जब ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली ऐड हो जाते हैं, ठीक है। E1 प्लस E2 इंस्टेंटेनियस वैल्यू सिंपली गेट्स एडेड अप। इंटेंसिटी होती है उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ हैं तो फिर खूब लार्ज इंटेंसिटी हो जाएगी, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट फेज में तो वहां पे नेग्लिजिबल इंटेंसिटी हो जाएगी, समझ यही बात की नहीं। तो इस तरह से सुपरपोजिशन EM वेव्स का भी होता है, इस तरह से लाइट वेव्स इंटरफेयर करती हैं, राइट। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं फेजर एडिशन का, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। इनफैक्ट वेव्स एंड साउंड और SHM के कई कॉन्सेप्ट जो है वो एज इट इज काम आ जाएंगे यहाँ पे हमारा वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स कई जगह इनफैक्ट पढ़ाते भी वेव्स एंड साउंड के साथ मिला के ही पढ़ाते हैं, क्योंकि काफी चीजें सिमिलर ही चलती, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले रिजल्टेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ फेजर्स। तो ये एक फेजर है A1 एम्पलीट्यूड का, ये A2 एम्पलीट्यूड का फेजर है। तो रिजल्टेंट फेजर क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, ठीक है। और रिजल्टेंट फेजर का एंगल क्या हो जाएगा, तो ये जो है हमें पता है इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन A2 sin डेल्टा फाई हो जाएगा, राइट। अगर ये इन दोनों फेजर्स का आपस का एंगल डेल्टा फाई है तो ये A2 sin डेल्टा फाई हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा A1 प्लस A2 cos डेल्टा फाई, राइट, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, tan थीटा जो आ जाएगा मेरा A2 sin डेल्टा फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos डेल्टा फाई, ये मेरा tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। या फिर जनरल एंगल पे भी जैसे मैंने SHM बताया था वो रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, उसमें phi1 और phi2 के टर्म्स में मैंने एक्सप्रेस किया होगा, समझ में आया, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट है कि मतलब क्या है सुपरपोजिशन का, सुपरपोजिशन का क्या मतलब है। ये S1 और S2 बहुत पास पास में स्लिट्स हैं, मान लो 2 मिलीमीटर दूर या 1 मिलीमीटर दूर स्लिट्स हैं, ठीक है। तो बहुत ही पास में, और स्क्रीन मान लो इनसे 1 मीटर दूर रखा है, इससे कुछ वेव पहुंच रही होगी और इससे भी कुछ वेव पहुंच रही होगी, ठीक है। तो सोचो पहले पहले S1 को बंद कर दूं तो खाली S2 की वेव पहुंच रही होगी, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उधर स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे, ठीक है। फिर मान लो S2 को बंद कर दो, खाली S1 की वजह से पहुंच रहा होगा। अब दोनों को खोल दिया तो फिर वहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल समीशन हो जाएगा। समझ में आई बात की नहीं, यानी सिंपल यानी वेक्टर समीशन हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ठीक है, ओके। कोई और डाउट है क्या किसी को। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन सुपरपोजिशन। तो जब सुपरपोज करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होगी, तुम्हें पता है इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, राइट। और एम्पलीट्यूड स्क्वायर का क्या रिलेशन होता है, A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई, राइट। यही होता है ना हमारा, एम्पलीट्यूड इसी तरह से ऐड होते हैं हमारे, अभी भी देखा। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड स्क्वायर को मैं इंटेंसिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो इसका मतलब क्या, एम्पलीट्यूड को मेरे को स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इंटेंसिटीज कैसे ऐड होती हैं, अगर एक सोर्स की वजह से इंटेंसिटी I1 है अकेले और दूसरे सोर्स की वजह से इंटेंसिटी अकेले I2 है, तो दोनों सोर्सेज अगर एक साथ मैंने स्विच ऑन किया हो तो मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ओके। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब cos डेल्टा फाई 1 होगा तब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। तो फिर इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, राइट। और मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब cos डेल्टा फाई मेरा -1 हो जाए, तो फिर क्या लिख सकते हैं, मिनिमम इंटेंसिटी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मेरे सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, ठीक है, मान लो मेरे दो सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, तो क्या होगा, उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। मान लो फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसे मान लो ये भी सोडियम लैंप है, एक और दो सोडियम लैंप लगा दिए इसी कमरे में, लेकिन दो सोडियम लैंप्स को अपना अलग अलग से पावर सप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों सोडियम लैंप से जो लाइट आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है,
कमरे के किसी भी पॉइंट पे एक से जो लाइट आ रही है और दूसरे से जो लाइट आ रही है उनका डेल्टा फाई रैंडमली चेंज होते रहेगा, राइट। डेल्टा फाई विल कीप ऑन चेंजिंग रैंडमली। तो किसी भी जगह पे अगर तुम्हें इंटेंसिटी पता करनी है तो क्या करोगे, कॉस डेल्टा फाई की एवरेज वैल्यू डाल दो। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस डेल्टा फाई, टेल मी, 0। तो फिर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विल देन इफ दिस टर्म गोस टू 0 देन इंटेंसिटी सिंपली I1 plus I2 एंड दैट्स व्हाट इज ऑब्जर्व, राइट। कमरे में एक बल्ब जलाते हो तो कुछ रोशनी होती है, दो बल्ब सिमिलर जलाते हो तो डबल रोशनी हो जाती है, समझ गए कि नहीं। वहां पे कोई ब्राइट डार्क नहीं दिखता। ब्राइट डार्क दिखने के लिए जरूरी है कि कॉस डेल्टा फाई कांस्टेंट मेंटेन होना चाहिए। बाय द वे, अच्छा बाय द वे, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है लाइट की, 10 to the power 15 हर्ट्ज के ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी होती है, समझ गए। यानी एक सेकंड में 10 to the power 15 टाइम्स ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर हमारी आंख बहुत सेंसिटिव होती तो जहां पे हमें ब्राइटनेस दिख रही है, एक्चुअली वहां पे भी हमेशा ब्राइटनेस नहीं दिखती, उधर भी एक्चुअली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन क्या लार्ज एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है और हम उस तरह उसका कुछ काइंड ऑफ एवरेज देख पाते हैं वहां पे, समझ में आई बात की नहीं, तो इसलिए वहां पे ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। लेकिन फेज डिफरेंस अगर मेरा मेंटेन्ड है, मान लो फेज डिफरेंस वहां पे लेटर से 0 है या 2n पाई का फेज डिफरेंस है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट कर रहा है, इवन दो ऑसिलेट तो कर ही रहा है, कांस्टेंट थोड़ी ना है। 10 to the power 15 हर्ट्ज से ऑसिलेट कर रहा है बट इट्स ऑसिलेटिंग इन लार्ज एम्पलीट्यूड, तो वहां पे हमको हमारी आंखों को ब्राइटनेस महसूस होती है, ठीक है। और कहीं पे क्या एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है या 0 हो गया एम्पलीट्यूड, तो वो 10 to the power 15 हर्ट्ज से 0 एम्पलीट्यूड ऑसिलेट कर रहा है, तो हमको वहां पे डार्कनेस दिख जाती है। और कहीं पे और कुछ एम्पलीट्यूड है, हर जगह अलग अलग एम्पलीट्यूड हैं, ठीक है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि लगातार हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, ऐसा नहीं, इट इज स्टिल ऑसिलेटिंग, समझ में आई बात करी, ठीक है। तो ये मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया और ये मेरा मिनिमम इंटेंसिटी हो गया। सो आई होप समझ में आई होगी बात, ठीक है। ऑलराइट, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, लेट्स सी, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आई थिंक आई कीप इट्स इंपॉर्टेंस एंड इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ। तो आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव चीजें नहीं की हैं, आज हमने ज्यादातर क्वालिटेटिवली चीजें समझी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वांटिटेटिव चीजें समझेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग उसमें देखेंगे क्वांटिटेटिवली कि फ्रिंजेस कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, कितनी इंटेंसिटी होती है। और उसके अलावा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के कई वेरिएशंस मैंने बताया था ना, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कर सकते हो और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कर सकते हो। तो अभी उसके यंग्स डबल स्लिट के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, वो हम देखेंगे किस किस तरह से कर सकते हैं। मतलब जैसे ये है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अरेंजमेंट है, इसमें क्या करते हैं, एक ही सोर्स के दो सोर्सेस बना लेते हैं, प्रिज्म से हम इसके दो इमेजेस बना लेते हैं, ठीक है। तो पूरा चैप्टर तो मेनली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अराउंड ही घूमेगा, उसी के थोड़े थोड़े वेरिएंट्स करते रहेंगे। तो ये सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।